कहानी शुरू होती है ओरहन हीरो से जो एक सुनसान टनल के अंदर खड़ा है। अलर्ट और सावधान रहते हुए वह अपना गार्ड ऊपर रखता है, क्योंकि कुछ डीमन चूहे अचानक उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। जब वह उन्हें अपने तेज सोर्ड स्ट्राइक से साफ साफ काट देता है, तो उसे एहसास होता है कि वह उतना भी आउट ऑफ शेप नहीं है जितना उसने सोचा था। इससे उसे कुछ उम्मीद मिलती है, और वह सोचने लगता है कि शायद उसके पास अभी भी एक सोर्ड्समैन बनने का असली मौका है। इसके तुरंत बाद गॉब्लिन्स का एक ग्रुप उसके सामने आता है। इस बार हीरो ओरहन फैसला करता है कि सिर्फ अपने सोर्ड पर भरोसा करने के बजाय वह अपनी सपोर्ट मैजिक का टेस्ट करेगा। वह खुद पर एक सपोर्ट स्पेल डालता है और उसका शरीर मजबूत हो जाता है, जबकि एक डार्क हरे रंग का ऑरा उसके चारों ओर लिपट जाता है। सपोर्ट मैजिक फिजिकल पावर को बढ़ाने या इक्विपमेंट को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती है। इस मैजिक का एक जरूरी फायदा यह है कि कास्टर को इसे सिर्फ टीम मेट्स पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। वह इसे जब चाहे खुद पर भी इस्तेमाल कर सकता है। अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ के साथ हीरो ओरहन बिना किसी परेशानी के गॉब्लिन्स को आसानी से काट देता है। इस तरह का स्पेल हर पार्टी को मुश्किल बैटल में सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है। हालांकि हीरो ओरहान मानता है कि सपोर्ट मैजिक की एक साफ वीकनेस है। ये स्पेल्स हमेशा के लिए नहीं रहते। उनका एक्टिव रहने का समय कास्टर के मैजिक रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। हीरो ओरहान के मामले में यह इफेक्ट 3 मिनट तक रहता है। इस लिमिट के कारण हीरो ओरहान को हमेशा अपने दिमाग में समय का ट्रैक रखना पड़ता है। उसे सही समय पर स्पेल को दोबारा डालना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी फाइट के दौरान यह खत्म हो जाए तो स्थिति उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। वह सपोर्ट मैजिक का एक और राउंड डालता है और उस बूस्ट का इस्तेमाल करके गॉब्लिन्स की आखिरी वेव को स्टेडी और कंट्रोल मूवमेंट के साथ हरा देता है। उसकी शानदार सोर्ड स्किल और सावधानी से मैजिक के इस्तेमाल के बावजूद उसकी पार्टी का लीडर ऑलिवर फिर भी उसे बाहर निकालने का फैसला करता है और उसे पार्टी से किक कर देता है। हीरो ओरहान पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वह क्या सुन रहा है। वह सोचता है कि यह किसी तरह का सिक जोक होना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि वह और ऑलिवर बचपन से ही गहरे दोस्त रहे हैं। ऑलिवर फिर ईमानदारी से बोलता है और हीरो ओरहान को बताता है कि वे सच में कई सालों से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। उस फ्रेंडशिप की वजह से ऑलिवर बताता है कि उसने हीरो ओरहान को सुधरने के कई मौके दिए, हालांकि कोई असली प्रोग्रेस नहीं हुई। ऑलिवर कहता है कि हीरो ओरहन बस पार्टी के बाकी लोगों के साथ अब और नहीं चल सकता। पार्टी के दूसरे मेंबर्स एनली और डेरेक बीच में आते हैं और ऑलिवर को इतना जेंटल न रहने के लिए कहते हैं। वे सीधे हीरो ओरहन को बताते हैं कि उसे बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वह इतना स्ट्रांग नहीं है। हीरो ओरहन शॉक में जम जाता है। ये समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। ये पार्टी हीरो ओरहन और ऑलिवर ने 8 साल पहले बनाई थी। ये अविश्वसनीय रूप से पावरफुल हो गई और कुछ ही सालों में अपनी रैंक तक पहुंच गई। वे दक्षिणी महान डंजन के 94th फ्लोर तक पहुंचने वाले पहले ग्रुप थे। इस अचीवमेंट ने उन्हें आम लोगों के बीच फेमस कर दिया और लोग उन्हें हीरो की पार्टी कहने लगे। ऑलिवर मानता है कि हीरो ओरहन की सपोर्ट मैजिक बुरी नहीं है। हालांकि उनकी पिछली रेड के दौरान उन्होंने दूसरी पार्टीज के एन्चांटर्स की पावर देखी। अंतर की तुलना करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हीरो ओरहन की सपोर्ट मैजिक तुलना में कितनी वीक थी। हीरो ओरहन उन्हें याद दिलाता है कि वह आखिर एक सोर्ड्समैन है, इसीलिए उसे सबसे पहले सपोर्ट मैजिक पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब ही नहीं था। डेनिस अचानक हीरो ओरहान पर चिल्लाता है और उसे चुप रहने और सच स्वीकार करने के लिए कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए रोल्स बदले क्योंकि ऑलिवर हमेशा उससे सोर्ड चलाने में बेहतर था। हीरो ओरहान कहता है कि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। वह बताता है कि पार्टी को एक एन्चांटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने खुद वह रोल संभाला, क्योंकि उसके पास इसके लिए सबसे ज्यादा टैलेंट था। उसने अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए अपनी खुद की मैजिक बनाने तक की कोशिश की। यही शायद किसी भी और चीज से ज्यादा वह वजह है जिसके कारण वे डंजन के सबसे गहरे फ्लोर्स पर भी सरवाइव कर पाए। ऑलिवर हीरो ओरहन को बताता है कि अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले ही एक रिप्लेसमेंट मिल गया है। यह सुनकर हीरो ओरहन की आंखें शौक से चौड़ी हो जाती हैं और वह उनसे पूछता है कि क्या इतने समय साथ बिताने के बाद वे सच में उसे ऐसे ही ट्रीट करने वाले हैं। हीरो ओरहन धीरे धीरे महसूस करता है कि ऑलिवर सही है। अब सच में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह अपनी बची हुई थोड़ी सी प्राइड को पकड़े रहता है और बस चला जाता है। जैसे ही वह जा रहा होता है, अनली उसे पुकारती है और कहती है कि उसके जैसे व्यक्ति को लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। वह लगभग सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी भी चीज में वह कभी सच में ग्रेट नहीं होता। हीरो ओरहान उन शब्दों को याद करता है जब वह टनल में होता है और अभी भी मानता है कि वह सोर्ड्समैन और एन्चांटर दोनों बनने के लिए पर्याप्त अडेप्टेबल है। और जब वह आखिरकार ऐसा करेगा, तो कोई भी कभी भी उसे फिर से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद हीरो ओरहन दिन खत्म करने
और घर वापस जाने का फैसला करता है। अचानक डंजन के एंट्रेंस से एडवेंचरर्स का एक ग्रुप डरकर और हाँफते हुए भागता हुआ बाहर आता है। हीरो ओरहन को कोई परवाह नहीं होती कि वे किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वह दूर जाने लगता है। हालांकि वह उन्हें यह बात करते हुए सुनता है कि कैसे उन पर ऑर्क्स के एक हॉर्ड ने एम्बुश किया और उनके पास उस नई लड़की को पीछे छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था जो उसी दिन उनकी पार्टी में शामिल हुई थी। हीरो ओरहान ये सुनकर अचानक रुक जाता है और जानता है कि उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। फिर भी वह इसे इग्नोर नहीं कर पाता। वह निराशा में अपनी मुट्ठी भींचता है क्योंकि वह ठीक से जानता है कि अपनी खुद की पार्टी द्वारा छोड़ दिया जाना कितना पेनफुल होता है। एडवेंचरस लड़की को पीछे छोड़ने के अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हीरो ओरहन बोलता है और उन्हें बताता है कि उन्हीं जैसे लोग उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। एडवेंचरस ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वे रुकते और उसे बचाने की कोशिश करते तो भी परिणाम नहीं बदलता। उनका लीडर गुस्सा हो जाता है कि कोई रैंडम लड़का उनके जजमेंट पर सवाल उठा रहा है, इसीलिए वह हीरो ओरहान पर एक पंच मारता है। हीरो ओरहान आसानी से अटैक को ब्लॉक करता है और काउंटर करता है, जिससे लीडर जमीन पर जोर से गिरता है। उसके बाद हीरो ओरहान उनसे पूछता है कि उन्होंने लड़की को कहां छोड़ा था। इस बीच डंजन के अंदर लड़की को एक दीवार से सटाकर पीछे धकेला जा रहा होता है, क्योंकि ऑर्क्स धीरे धीरे उसे घेर रहे होते हैं। वह ऑर्क्स को कुछ समय के लिए रोके रखने के लिए एक बैरियर लगाती है, लेकिन ऑर्क्स बार बार उस पर स्ट्राइक करते रहते हैं और बैरियर आखिरकार टूट जाता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता और भागने के लिए कहीं जगह नहीं होती, तो वह हार मान लेती है और चुपचाप अपनी फेट को स्वीकार कर लेती है। तभी अचानक एक पावरफुल विंड का झोंका कमरे को भर देता है और हीरो ओरहान ठीक उसके सामने प्रकट होता है। वह तुरंत अपनी सपोर्ट मैजिक का उपयोग करता है और ऑर्क्स के खिलाफ फाइट में कूद पड़ता है। उनमें से कुछ को स्लाइस करने में कामयाब रहता है। लड़की उसे शॉक में देखती है क्योंकि वह उसे सोर्ड से फाइट करते हुए देखती है और साथ ही सपोर्ट मैजिक का भी इस्तेमाल करते हुए देखती है, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह एक सोर्ड्समैन है या एक एन्चेंटर है। हीरो ओरहन ऑर्क्स को काटता रहता है, जिससे लड़की हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा था। हीरो ओरहन जल्द ही महसूस करता है कि ऑर्क्स वास्तव में बहुत सारे हैं, इसलिए वह समझ जाता है कि एक लो रैंकिंग पार्टी क्यों भागने का विकल्प चुनेगी। फिर भी वह आश्वस्त है कि वे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। अपने एन्चांटेड सोर्ड का उपयोग करते हुए वह बाकी ऑर्क्स को एक स्विफ्ट मोशन में खत्म कर देता है। जब फाइट खत्म हो जाती है तो हीरो ओरहान उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। लड़की अचानक जमीन पर गिर जाती है और मौत के इतने करीब आने के बाद रोने लगती है। कुछ मिनट बाद वे पास की एक केव से बाहर निकलते हैं और बाहर हीरो ओरहान उसे गुड बाय कहता है और दूर जाने लगता है। लड़की उसे जल्दी से वापस बुलाती है और कहती है कि वह उसे ठीक से थैंक यू कहना चाहती है। वह खुद को सोफिया बताती है और हीरो ओरहान को उसके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देने के तरीके के रूप में डिनर कराने का ऑफर देती है। हीरो ओरहान पहले तो मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसने उसे सिर्फ अप्रिशिएशन पाने के लिए नहीं बचाया। सोफिया फिर उसे पपी डॉग आइज दिखाती है और हीरो ओरहान खुद को ना कहने में असमर्थ पाता है, इसलिए वह उसके साथ डिनर करने के लिए मान जाता है। उनके जाने से पहले हीरो ओरहान उसकी क्लोक को देखता है और एक क्रेस्ट को नोटिस करता है जो उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है, भले ही उसे याद नहीं आता कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था। बाद में उस रात वे एक लोकल रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और सोफिया उसे बताती है कि यह उसकी फेवरेट खाने की जगह है। ये बहुत महंगा नहीं है, लेकिन वहां का खाना सच में बहुत अच्छा है। जब हीरो ओरहान एक साइन पर लोगो देखता है तो उसे अचानक याद आता है कि उसने वह क्रेस्ट पहले कहाँ देखा है। यह खरगोश की एक दुकान का है। उसकी क्लोक पर लगे क्रेस्ट से हीरो ओरहान को पता चलता है कि सोफिया नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स की एक मेंबर है, जो नोहिटेंट के किंगडम में सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक है। वे रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहां सोफिया अप्रत्याशित रूप से अपनी बहन सेल्मा से मिलती है। सोफिया उससे पूछती है कि वह वहां क्या कर रही है और सेल्मा लापरवाही से जवाब देती है कि उसकी पास में एक मीटिंग थी और उसने खाने के लिए कुछ लेने के लिए रुकने का फैसला किया। सेल्मा नोटिस करती है कि सोफिया एक आदमी के साथ है और तुरंत उसे बताती है कि उसके लिए अभी एक बॉयफ्रेंड बनाना बहुत जल्दी है। पता चलता है कि हीरो ओरहान और सेल्मा पहले से एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच कुछ हिस्ट्री है, जिससे सोफिया हैरान रह जाती है। सेल्मा का पता चलता है कि वह एस रैंक पार्टी का हिस्सा है, जो सिल्वर रैबिट्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है और वह कॉन्टिनेंट पर सबसे पावरफुल एन्चांटर भी है। वही है जिसने एन्चांटर्स को फेमस किया और पार्टी मेंबर्स को अलग अलग रोल्स देने का आइडिया लेकर आई, जैसे अटैकर्स दुश्मनों को हराने के लिए,
डिफेंडर्स अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए और सपोर्टर्स पीछे से हेल्प करने के लिए। पार्टी को 3 रोल्स में बांटने का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से उसका आइडिया था। प्रभाव इतना जबरदस्त था कि इसने पूरी तरह से बदल दिया कि हीरो डंजन में घुसने से पहले कैसे तैयारी करते थे। यही वजह थी कि ओरहान ने अपनी पुरानी पार्टी के लिए एक एन्चांटर बनने का फैसला किया। और पिछले महीने एक रेड के दौरान सेल्मा की अविश्वसनीय एन्चांटमेंट स्किल्स देखने के बाद ही ऑलिवर और बाकी सब ने ओरहन को पार्टी से निकालने का फैसला किया। ओरहन सेल्मा की तरफ देखता है और समझ नहीं पाता कि वो उसे इतनी गंदी नजर से क्यों देख रही है। सेल्मा अचानक उस पर अपनी 14 साल की बहन के करीब आने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। ओरहन जल्दी से बताता है कि उसका इरादा सिर्फ सोफिया के साथ डिनर करना था और उसके इरादे पूरी तरह से नेक थे। सेल्मा भी समझाती है और मान लेती है कि ओरहन कह रहा है कि सोफिया उसके लिए अच्छी नहीं है। सोफिया फिर बोलती है और सेल्मा से कहती है कि उस आदमी पर चिल्लाना बंद करे जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई है। सेल्मा पहले तो कंफ्यूज्ड दिखती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे समझ आता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि सोफिया डंजन में अकेली ही चली गई थी। सोफिया ऐसा करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। यह सुनकर ओरहान अब समझता है कि सोफिया पूरे समय अपने क्लैन के बिना डंजन की खोज कर रही थी। पूरे समय। यह देखकर कि सोफिया को चोट नहीं लगी है, सेल्मा फैसला करती है कि उसे और डांटने का कोई मतलब नहीं है। ओरहन का अपनी बहन की जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है और पहले इतनी रूड होने के लिए माफी मांगती है। उसके बाद वे तीनों डिनर करने और बात करने के लिए बैठ जाते हैं। सोफिया को अब भी समझ नहीं आ रहा कि ओरहन और सेल्मा एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो वो बताता है कि वे पिछले महीने रेड के दौरान मिले थे। उस समय वे दोनों एन्चांटर थे और उन्हें एक ही यूनिट में रखा गया था। चूंकि सेल्मा का रैंक उससे ज्यादा था, इसलिए वो प्रभारी थी और ओरहन ने मिशन के दौरान उसका समर्थन किया था। सेल्मा हैरान है कि सोफिया ओरहान को नहीं जानती क्योंकि वो बदनाम हीरोज पार्टी का सदस्य है। सोफिया ये सुनकर सदमे में गास्प करती है और तुरंत ओरहान के साथ और भी औपचारिक रूप से व्यवहार करना शुरू कर देती है। ओरहान जल्दी से उन्हें बताता है कि वो अब हीरो पार्टी के साथ नहीं है क्योंकि वे अपनी अपनी राहों पर चले गए हैं। सेल्मा यह जानकर शॉक्ड हो जाती है कि हीरो पार्टी ने ऐसे टैलेंटेड इंचेंटर को जाने दिया। फिर वो ओरहन से पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि वो अब फ्री है। ओरहन मान लेता है कि वो उसे सिल्वर रैबिट्स में शामिल होने के लिए कहने वाली है। तो इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अभी किसी भी पार्टी में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा है। सेल्मा उसे बताती है कि उसका विचार गलत है क्योंकि वो उसे रिक्रूट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। इसके बजाय वो चाहती है कि ओरहन कल होने वाले एक शिक्षण एक्सपीडिशन के लिए ट्यूटर में से एक के रूप में काम करे। उसकी भूमिका नए रिक्रूट्स के एक समूह को ट्रेनिंग देने में मदद करना होगी। योजना यह है कि रैंक एडवेंचरर्स और उससे ऊपर के लोग नए रिक्रूट्स का मार्गदर्शन करें और वे अगले 3 दिनों तक सदर्न ग्रेट डंजन के 50 फ्लोर्स में उतरेंगे। ओरहान को यह बहुत सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि टॉप एडवेंचरर्स को भी आमतौर पर उस गहराई तक पहुंचने में 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। सेल्मा मानती है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन कहती है कि अगर वे सबसे छोटा रास्ता अपनाते हैं तो यह इम्पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा उनके क्लैन के स्पॉन्सर्स इसे होने के लिए जोरदार ढंग से दबाव डाल रहे हैं। ओरहन को एहसास होता है कि योजना इतनी खतरनाक है कि अगर वे चाहते तो स्पॉन्सर्स को मना कर सकते थे। तो उसे शक होता है कि कोई और कारण जरूर होगा। एक पल बाद वो इसे तुरंत समझ जाता है। अगर नए रिक्रूट्स जो एक फ्लोर बॉस को भी नहीं हरा सकते, उन्हें गहरे फ्लोर्स तक पहुंचने दिया जाता है तो पूरा क्लैन बहुत मजबूत हो जाएगा। सेल्मा हैरान है कि ओरहान ने इतनी आसानी से यह कैसे पता लगा लिया, इतनी कम जानकारी के साथ। उसे एहसास होता है कि वो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक तेज है। डंजन में एडवेंचरर्स को हर 10 फ्लोर्स पर दिखाई देने वाले फ्लोर बॉस को हराना होता है ताकि वे और गहराई तक जा सकें। इन फाइट्स के दौरान नए रिक्रूट्स का घायल होना या यहां तक कि मर जाना भी सामान्य है। हालांकि अगर इसके बजाय एक ट्यूटर फ्लोर बॉस को हराता है तो सभी रिक्रूट्स को उस फ्लोर पर क्रिस्टल में रजिस्टर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसी वजह से क्लैन को जितने हो सकें उतने मजबूत ट्यूटर की जरूरत है। इसीलिए वे ओरहन को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। सेल्मा धीरे से ओरहन के हाथ पकड़ती है और उसे बताती है कि वो सच में उसकी इज्जत करती है, इसीलिए वो चाहती है कि वो इस मिशन का हिस्सा बने। ये सुनकर ओरहान हीरो पार्टी से बाहर निकाले जाने की दर्दनाक याद को नजरअंदाज करता है क्योंकि उसकी सपोर्ट मैजिक सेल्मा से कम थी। बस इसके बारे में सोचने से उसे एहसास होता है कि अगर वो फिर से एन्चांटर बनता है तो उसे निश्चित रूप से पछतावा होगा। वो अपने हाथ खींच लेता है और सेल्मा को बताता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास पहले से ही योजनाएं हैं। सोफिया फिर से उसे पपी डॉग आइज देती है और उसे उनके साथ आने की भीख मांगती है। ओरहान विरोध नहीं कर पाता और आखिर में मान जाता है, लेकिन वो सेल्मा से कहता है कि वो अब एक सोर्ड्समैन बन गया है
अगर वो उनके साथ जुड़ता है तो एक सोर्ड्समैन के रूप में होगा, न कि एन्चांटर के रूप में। सेल्मा इस बात से हैरान है, लेकिन वो फैसला करती है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ गलत होता है तो वो मान लेती है कि वो हमेशा एन्चांटमेंट का इस्तेमाल करने पर लौट सकता है। फिर वो उसे बताती है कि अगर वो आ रहा है तो उसे कल सुबह तक सिल्वर रैबिट हेडक्वार्टर्स पर होना चाहिए। उसी रात ओरहान अपनी पसंदीदा स्टोर पर जाता है। मालिक बस बंद करने ही वाला था, लेकिन वो ओरहन को एक ड्रिंक के लिए अंदर आने देता है। बूढ़ा आदमी उसके साथ बैठता है और एक फेमस एडवेंचरर बनने के बाद से स्टोर का प्रचार करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। इसकी वजह से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ओरहान शर्मिंदा महसूस करता है और बूढ़े आदमी को बताता है कि वो अब हीरो पार्टी का हिस्सा नहीं है। फिर भी मालिक उसके द्वारा किए गए हर काम के लिए उसे धन्यवाद देता है। ओरहान हैरान है कि अपनी पार्टी द्वारा किनारे किए जाने के बावजूद उसे धन्यवाद दिया जा रहा है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसे लगता है कि ओरहन को भविष्य में और भी कई धन्यवाद मिलेंगे। वो यह भी कहता है कि हीरो पार्टी छोड़ना एक ऐसा वरदान साबित हो सकता है जिसे ओरहन अभी देख नहीं पा रहा है। वो ओरहन को अपने दिल की सुनने और वो करने की सलाह देता है जो उसे सही लगता है। वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उसका समर्थन करेगा। ये शब्द सुनकर ओरहन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बूढ़े आदमी को दिल से धन्यवाद देता है। अगले दिन ओरहन और सेल्मा नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स के लीडर विंस ब्रायर्स नामक व्यक्ति से मिलने जाते हैं। विंस ने ओरहन और उसकी एबिलिटीज के बारे में पहले ही कई कहानियां सुन रखी थीं, तो उसे विश्वास है कि ओरहन उनके समूह के लिए एक बहुत वैल्यूएबल एसेट होगा। ओरहन सम्मानपूर्वक विंस से कहता है कि ऐसे जाने माने और फेमस क्लैन के लीडर से मिलना उसके लिए एक ऑनर की बात है। हालांकि कुछ भी सहमत होने से पहले ओरहन पूछता है कि क्या वो पहले उस शिक्षण एक्सपीडिशन के बारे में और डिटेल्स सुन सकता है जिसमें वे भाग लेने वाले हैं। विंस सिर हिलाता है और सेल्मा से ओरहन को सब कुछ समझाने के लिए कहता है। वे तीनों एक साथ बैठ जाते हैं और सेल्मा इसे एक स्पष्ट और शांत तरीके से समझाना शुरू करती है। जैसे ही वो बोलती है, सीन अतीत के एक पल में बदल जाता है। सेल्मा को अभी अभी पता चला था कि ओरहन ने हीरो पार्टी छोड़ दी थी, तो वो तुरंत यह जानकारी विंस को देने चली गई। जब विंस ने यह खबर सुनी तो उसे यकीन हो गया कि ओरहन के बिना हीरो पार्टी अब उतनी मजबूत नहीं रहेगी। सेल्मा उससे सहमत हुई और बताया कि ओरहन की सपोर्ट मैजिक ने पार्टी को एक ऐसे लेवल पर धकेल दिया था जहां तक वे ईमानदारी से पहुंचने के लायक नहीं थे। वो मानती है कि ओरहान की मैजिक इफेक्ट्स औसत से कमजोर हैं, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड अविश्वसनीय रूप से तेज है, कम से कम अपनी खुद की गति से 4 गुना तेज। इसके अलावा उसकी स्थिति को तेजी से पढ़ने और ठीक उसी क्षण सही मैजिकल सपोर्ट प्रदान करने की एबिलिटी ही उसे परफेक्ट एन्चांटर बनाती है जिसकी जरूरत होती है। फिर सीन वर्तमान मीटिंग पर लौट आता है। अब तक ओरहन ऑपरेशन का मुख्य विचार समझ चुका है। इसमें 10 रुकी पार्टीज और 5 एस्कॉर्ट सदस्य होंगे, जिसमें ओरहान और सेल्मा भी एस्कॉर्ट्स में शामिल होंगे। रुकी टीम्स डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए बारी बारी से बैटल करेंगी, बैटल्स के बीच रोटेट करेंगी। अगर कुछ भी अप्रत्याशित या खतरनाक होता है तो एस्कॉर्ट्स तुरंत स्थिति को संभालने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। ओरहन लगभग सब कुछ समझ जाता है, लेकिन एक चीज है जो उसे परेशान करती है। वो बताता है कि केवल 5 एस्कॉर्ट्स हैं और कहता है कि ज्यादा एस्कॉर्ट्स होने से एक्सीडेंट्स या गंभीर इंजरीज का जोखिम बहुत कम हो जाएगा। सेल्मा जवाब देती है कि मिशन का लक्ष्य रुकीज को लेवल 51 तक ले जाना है। अगर बहुत ज्यादा एस्कॉर्ट्स होते तो डंजन बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होता और रुकीज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते। वो दावा करती है कि कम एस्कॉर्ट्स रखने का मतलब मिशन को और मुश्किल बनाना और रुकीज को तेजी से सुधारने में मदद करना है। हालांकि ओरहान पहले ही बता सकता है कि यह एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। वो जानता है कि इस मिशन की सफलता बेहद जरूरी है, इसलिए उसे विश्वास है कि एस्कॉर्ट्स की संख्या सीमित करने का कोई और कारण जरूर होगा। फिर भी वो इस मुद्दे को और आगे न बढ़ाने का फैसला करता है। वो उनसे कहता है कि वो समझ गया है और मिशन में भाग लेने के लिए सहमत है। समझौते के बाद विंस ओरहान को पेमेंट के बारे में सूचित करता है। उसे 2 गोल्ड कॉइन्स पहले से मिलेंगे और मिशन सफलतापूर्वक पूरा होने पर 10 और गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। ओरहन रिवॉर्ड से संतुष्ट है और बिना किसी झिझक के शर्तों को स्वीकार करता है। फिर वो वादा करता है कि वो मिशन के दौरान अपना एब्सोल्यूट बेस्ट एफर्ट देगा। अगले दिन ओरहन डंजन के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, जहां सभी छात्र पहले से ही जमा होते हैं। वो जल्द ही सेल्मा और सोफिया से मिलता है। जब ओरहन सोफिया पर करीब से नजर डालता है तो वो देखता है कि उसने एक आउटफिट जो दूसरों से अलग है। हीरो कैजुअली उसकी तारीफ करता है। सोफिया तुरंत लाल हो जाती है, हीरो के शब्दों से साफ साफ खुश होकर। सेल्मा इस सिचुएशन को देखती है और इस सिचुएशन से पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। उसके तुरंत बाद सेल्मा छात्रों की तरफ देखती है
और रियलाइज करती है कि उनमें से कई नर्वस, टायर्ड और डिस्करेज्ड लग रहे हैं। यह देखकर वह चुपचाप ओरहान से पूछती है कि क्या वह मिशन शुरू होने से पहले मूड को लाइटन कर सकता है और सबका स्पिरिट्स बढ़ा सकता है। सोफिया अपने पार्टी में फिर से शामिल होने के लिए चली जाती है, जबकि सेल्मा ओरहान को लाती है और उसे एस्कॉर्ट टीम के बाकी सदस्यों से इंट्रोड्यूस कराती है। दूसरे एस्कॉर्ट्स एंथम हैं जो डिफेंडर के रूप में काम करते हैं। बर्नार्ड दूसरे डिफेंडर और कैथी ग्रुप की हीलर हैं। ओरहन ध्यान से उनमें से हर एक को देखता है और उनके रोल्स का एनालिसिस करता है। एक छोटे से पल के बाद वह रियलाइज करता है कि साथ मिलकर वे कॉम्बैट में अच्छी कवरेज के साथ एक वेल बैलेंस्ड ग्रुप बनाते हैं। फिर भी ओरहन ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि अगर वह उनके साथ ज्वाइन नहीं होता तो वे क्या करते। वह सवाल करता है कि क्या किसी और को अटैकर के रूप में डबल करना पड़ता या एक ऐसा रोल निभाना पड़ता जिसके लिए वे सूटेड नहीं थे। उसके चेस्ट में एक स्ट्रेंज और अनकंफर्टेबल फीलिंग बैठ जाती है। उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बताते हैं कि इस पूरे मिशन में कुछ गलत लग रहा है, लेकिन चाहे वह कितना भी सोचे, वह साफ साफ ये फिगर आउट नहीं कर पाता कि यह क्या है। उसके बाद सेल्मा छात्रों को एड्रेस करने के लिए आगे बढ़ती है। वह उनके चेहरों को देखकर ही बता सकती है कि वे सभी टेंस और नर्वस हैं। उन्हें काम करने के लिए वह अनाउंस करती है कि उन्हें ओरहन एस्कॉर्ट कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो डंजन के फ्लोर 94 तक पहुंच चुका है और जो कभी हीरो के पार्टी का सदस्य था। यह सुनकर छात्र एक्साइटमेंट और सरप्राइज से रिएक्ट करते हैं। उनकी नर्वसनेस गायब हो जाती है, जिसकी जगह कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन ले लेते हैं। उनमें से कई ये मानने लगते हैं कि अगर ओरहन जैसा कोई उनके साथ है तो वे निश्चित रूप से डंजन को हैंडल कर पाएंगे। एक बार चीजें सेटल होने के बाद ओरहन चुपचाप सेल्मा से पूछता है कि क्या सबके सामने उसे इस तरह हाइप करना वास्तव में जरूरी था। सेल्मा बताती है कि यह बिल्कुल जरूरी था। वह कहती है कि एस्कॉर्ट्स के रूप में उनकी जिम्मेदारी का एक हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि छात्र काम कॉन्फिडेंट रहें और आगे डंजन पर फोकस्ड रहें। ओरहन एक पल के लिए इसके बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि उसकी बात में दम है, इसलिए वह आर्ग्यू न करने का डिसाइड करता है और बात छोड़ देता है। ओरहन को फिर ग्रुप 10 को एस्कॉर्ट करने का काम सौंपा जाता है, जो सोफिया का ग्रुप निकलता है। वह उधर चलता है और पार्टी के सदस्यों को देखता है। जल्दी से नोटिस करता है कि वे केवल 3 हैं, क्योंकि डंजन पार्टी में आमतौर पर 4 लोग होते हैं। ओरहन अस्यूम करता है कि एक सदस्य लेट होगा, हालांकि वे उसे जल्द ही इन्फॉर्म करते हैं कि वे वास्तव में 3 लोगों का पार्टी हैं। यह तुरंत ओरहन को अनईजी महसूस कराता है। वह एक्सपीरियंस से जानता है कि कम सदस्यों का मतलब अक्सर अधिक रिस्क होता है, खासकर डेंजरस एरियाज में। अचानक ग्रुप का लीडर लोगन आगे बढ़ता है और कॉन्फिडेंशियली अपना परिचय देता है। वह बोल्डली डिक्लेयर करता है कि वह एक ग्रेट एन्चांटर है और एक दिन वह खुद सेल्मा को भी सरपास कर देगा। ओरहन तुरंत बता सकता है कि लोगन बेहद कॉन्फिडेंट है, शायद जरूरत से ज्यादा भी। जबकि ओरहन को उसका एटीट्यूड क्वेश्चनेबल लगता है, वह चुपचाप होप करता है कि लोगन की स्किल्स उसके शब्दों का बैकअप कर सकेंगी। इसके बाद कैरोलाइन ग्रुप की डिफेंडर के रूप में अपना परिचय देती है। ओरहन तुरंत नोटिस करता है कि उसने बिल्कुल भी आर्मर नहीं पहना है। क्यूरियस होकर वह उससे पूछता है कि क्या वह बाद में कुछ पहनने का प्लान कर रही है। कैरोलाइन कैजुअली जवाब देती है, ये कहते हुए कि वह पहला व्यक्ति नहीं है जिसने उससे ऐसा पूछा है। वह बताती है कि उसकी फाइटिंग स्टाइल अटैक्स को डॉज करने पर केंद्रित है, बजाय उन्हें ब्लॉक करने के। तो उसका मानना है कि आर्मर और शील्ड्स उसे केवल स्लो करेंगे। आखिरकार सोफिया अपना परिचय देती है। वह अकेली है जो एक प्रॉपर और पोलाइट इंट्रोडक्शन देती है, जिससे ओरहन को थोड़ा रिलैक्स होने में मदद मिलती है। थोड़ी देर बाद ग्रुप डंजन में अपनी जर्नी शुरू करता है। एक बार अंदर आने के बाद ओरहन को रिलीफ महसूस होता है। छात्रों की तेज बातचीत शांत हो जाती है और डंजन की चुप्पी आखिरकार उसे थोड़ी शांति और क्वाइटनेस देती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, कैरोलाइन और हान से कई सवाल पूछने लगती है। उनमें से अधिकांश इस बारे में हैं कि हीरो पार्टी में रहना कैसा था और उसने क्यों छोड़ने का डिसाइड किया। ओरहान का यह रिवील करने का कोई इंटेंशन नहीं है कि उसे वास्तव में निकाल दिया गया था, इसलिए वह उसे कोल्डली बताता है कि यह उसका बिजनेस नहीं है। जैसे जैसे वे गहरा चलते जाते हैं, 2 डीमन वुल्व्स अचानक उनके पीछे दिखाई देते हैं और साफ मर्डरस इंटेंट के साथ आगे चार्ज करते हैं। ओरहन उन्हें तुरंत नोटिस करता है, लेकिन वह एक उंगली उठाने की भी बॉदर नहीं करता। उसने पहले जो ट्रैप स्पेल्स लगाए थे वे एक्टिवेट हो जाते हैं, डीमन वुल्व्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें इंस्टेंटली किल कर देते हैं। ये ट्रैप स्पेल्स बेहद दुश्मनों के लिए डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है जब तक कि वे ट्रिगर्ड न हों। ओरहान का मानना है कि पीछे से अटैक करने वाले मॉन्स्टर से निपटने का यह एक एफिशिएंट तरीका है जिससे ग्रुप स्लो नहीं होता। टाइम लिमिटेड है और वह इसे अननेसेसरी फाइट्स पर वेस्ट नहीं करना चाहता। वे आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार फ्लोर 20 पर पहुंचते हैं। पूरी जर्नी के दौरान ओरहन ध्यान से देखता है कि ग्रुप कैसे फाइट करता है और एक साथ काम करता है। पहले
उसने सोचा था कि लोगन सिर्फ एक एरोगेंट रुकी है जो बहुत ज्यादा बोलता है। हालांकि उसे एक्शन में देखने के बाद ओरहान को यह एडमिट करना पड़ा कि लोगन में एक एन्चांटर के रूप में रियल टैलेंट है। अगर लोगन इसी गति से इम्प्रूव करता रहता है तो ओरहान का मानना है कि वह आखिरकार एक ए रैंक पार्टी में अपनी जगह बना सकता है। लोगन के साथ एकमात्र रियल प्रॉब्लम यह है कि वह बैटल के दौरान क्लियर ऑर्डर्स देने में अभी भी खराब है। उसके कमांड स्लो और कभी-कभी कंफ्यूजिंग होते हैं, जो पार्टी को डेंजर में डाल सकते हैं। फिर भी ओरहन कॉन्फिडेंट है कि यह ऐसी चीज है जिसमें लोगन समय के साथ एक्सपीरियंस हासिल करने पर इम्प्रूव करेगा। कैरोलाइन की बात करें तो उसमें इनक्रेडिबल स्पीड है, जो उसकी रोल के लिए परफेक्टली सूटेड है, क्योंकि वह एक डॉज बेस्ड डिफेंडर के रूप में फाइट करती है। हालांकि उसकी दो मेजर फ्लॉज भी हैं। पहला यह है कि वह बिना सोचे मॉन्स्टर्स की तरफ रश करती है। जैसे ही उसे कोई एनिमी दिखता है, वह सिचुएशन को जज किए बिना चार्ज कर देती है। दूसरी इश्यू उसके वेपन्स का चॉइस है। वह केवल दो डैगर्स का इस्तेमाल करती है, जबकि वे उसकी फाइटिंग स्टाइल के अनुरूप हैं। उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर पार्टी को टफर बैटल्स में जरूरत हो सकती है। सोफिया पहली नजर में दूसरों जितनी स्टैंड आउट नहीं लगती, लेकिन कई फाइट्स के बाद ओरहन रियलाइज करता है कि वह एक एवरेज रुकी से कहीं बेहतर है। वह एक पैसिव तरीके से फाइट करती है, खुद को पीछे रखती है। लेकिन ओरहन का मानना है कि एक बार जब वह अपने टीममेट्स के साथ अधिक कंफर्टेबल हो जाएगी तो यह बदल जाएगा। इसके अलावा उसमें कोई सीरियस बिगिनर मिस्टेक्स नहीं है जो उसे पीछे रोकते हैं, जिससे ओरहन वास्तव में यह देखने में इंटरेस्टेड हो जाता है कि वह भविष्य में कैसे ग्रो करेगी। थोड़ी देर बाद उनके आगे की एस्कॉर्ट टीम्स फ्लोर 20 के बॉस को डिफीट कर देती है। बॉस के डिफीट होने के बाद सभी फ्लोर 21 पर आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। सेल्मा छात्रों को इन्फॉर्म करती है कि अब उन्हें बस अपनी गिल्ड कार्ड्स पर फ्लोर 20 रजिस्टर करना है और वह दिन के ट्रेनिंग का अंत होगा। छात्र उसके इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं और दिन का काम खत्म करने का डिसाइड करते हैं। अगली सुबह ओरहान जागता है और पास में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ देखता है। जैसे ही वह उसे पढ़ता है, उसे एक आर्टिकल दिखता है जो अनाउंस करता है कि हीरो के पार्टी को पहले ही एक नया एन्चांटर मिल चुका है। यह कंफर्म करता है कि पार्टी से उसके रिमूवल की खबर अब पब्लिक नॉलेज है। ओरहान फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट की एक तेज भावना महसूस करता है। वह विश करता है कि उन्होंने इसे पब्लिक करने से पहले टीचिंग एक्सपीडिशन खत्म होने का वेट किया होता, क्योंकि उसे चिंता है कि आर्टिकल पढ़ने के बाद छात्र उसे देखने का तरीका बदल सकते हैं। फिर भी वह जानता है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, तो वह उस विचार को एक तरफ धकेलता है और दिन के लेसन के लिए डंजन की तरफ बढ़ता है। वहां जाते समय ओरहान को अचानक कोई फैमिलियर व्यक्ति रोकता है। उसके पुराने पार्टी सदस्यों में से एक लूना उसके पास आती है और डेस्परेटली उससे हीरो पार्टी में वापस आने के लिए कहती है। ओरहान इस रिक्वेस्ट से सरप्राइज्ड नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि लूना हमेशा उसे बहुत मानती थी। फिर भी वह काल्मली उसे बताता है कि उसका पार्टी में वापस लौटने का कोई इंटेंशन नहीं है। लूना धीरे से उसके हाथों को पकड़ती है और उसे उस प्रॉमिस की याद दिलाती है जो उन्होंने एक बार साथ में डंजन क्लियर करने के लिए की थी। उन शब्दों को सुनकर अंदर कुछ ओरहन को टूट जाने को मजबूर करता है। वह तेजी से अपने हाथों को खींच लेता है और उससे पीठ फेर लेता है। जैसे ही वह चला जाता है, वह खुद को याद दिलाता है कि डंजन को साथ में पूरा करना लूना, ऑलिवर और उसके खुद का साझा सपना था। जब वे बच्चे थे तो वह सचमुच चाहता था कि वे तीनों हमेशा साथ रहें और उस प्रॉमिस को कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करें। लेकिन अब जब सब कुछ बदल गया है, ओरहन आखिरकार एक्सेप्ट करता है कि कुछ सपने सिर्फ सपने के रूप में छोड़ देना ही बेहतर है और कुछ नहीं। यह एपिसोड 2 था। अगला पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखें।